हेलो एवरीवन, माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम जो नियर बाय आ गया है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है हम लोगों ने कि क्वेश्चन आंसर तो हम लोग सर याद करेंगे, बट याद करने से पहले हम उसको समझेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, जिसका नामकरण हो चुका है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो वन शॉट वीडियो में हम लोगों ने पूरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को समझा, क्या होता है, कैसे होता है, कहां से ये चीजें शुरुआत होती है और कहां पे ये चीजें खत्म होती है। बट सर एग्जामिनेशन में तो हमारी स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली है, याद कैसे करेंगे हम लोग, एमसीक्यू भी आएंगे, असर्शन एंड रीजन भी आएंगे, केस स्टडी भी आएगी, तो हम लोग बहुत सारा कंफ्यूजन जो है हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, विजय ठाकरे सर। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो हमारा मेन जो वर्क है वो ये है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। दूसरा, रूट जो है उसको स्ट्रांग बनाना। अगर रूट स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बुर्ज खलीफा अगर इतनी हाइट पे खड़ा है तो उसका कारण उसका बेस है जो 60% जमीन के अंदर है, जो आपको दिखता नहीं है दोस्तों। तो 10th क्लास में भी यही बात याद रखिएगा, आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। भाई रिजल्ट कुछ नहीं होता है, रिजल्ट सिर्फ आपकी जो परफेक्शन है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो शो करता है। तो बिल्कुल अगर आपकी प्रैक्टिस और परफेक्शन सारी चीजों में अच्छी है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट 100% आएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच में रहेगी। बिल्कुल रट्टाफिकेशन को भूल जाइए और कॉन्सेप्ट पे बात करना शुरू करिए। तो चलिए आज का जो हमारा सफरनामा है शुरू होता है और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आता है। बट मेरी बात याद रखिएगा, जब भी एमसीक्यू पे जाए तो पूरा दिमाग में आपका चैप्टर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन का आंसर 100% सही आएगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, मगर 4 ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए और चारों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है आपके रूट्स को स्ट्रांग करता है, ताकि लाइफ टाइम आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। बस 10th तक के हमें पढ़ाई नहीं करनी है, फ्यूचर में भी ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Which one of the following type of resource is iron ore? अब ये पूछ रहा है कि जो आयरन ओर है वो किस टाइप का रिसोर्स है। तो हमें ये पता है सर, रिसोर्स वो हर चीज होती है जो कि हमारी नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करती है, उसको हम लोग यहां पे रिसोर्स बोलते हैं, जिसको कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कर सके। दूसरा, हम लोग उसको इकोनॉमिकली जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके, और जो है ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का। चलिए, तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम लोग जैसे ही आते हैं सर आयरन ओर पे, तो ये आयरन ओर किस काम में आता है सर, ध्यान से समझते हैं। तो आयरन ओर जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम आएगा। ठीक है सर, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, पहली बात, आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या कहलाती है सर, तो ये कहलाती है किसी भी कंट्री की बेसिक बैकबोन। ठीक है भाई, चलिए ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट में बात करता हूं। आयरन और जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, पहला हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें से जो मैग्नेटाइट है मेनली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और ये जो हेमेटाइट है ये मेनली कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है भाई, ये कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज होता है। ओके, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयरन ओर जो है वो किस टाइप का रिसोर्स है, हमसे तो ये क्वेश्चन पूछा था। बट सर ये सब चीजों की जरूरत क्या, जरूरत इसीलिए है कि जरूरी थोड़ी ना सीबीएसई ऐसी क्वेश्चन देगा, वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मिल सकता है। इंडिया में सबसे पहले हमारे यहां जो आयरन स्टील इंडस्ट्री आई वो आई टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां पे है सर ये, जमशेदपुर। अब इसको यहां पे टाटा नगर भी कहा जाता है भाई। ठीक है, ये भी याद रखना है हम लोगों को। चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद करने हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। सबसे पहला बोलता है सर ये रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब वो सारी चीजें जो कम समय में वापस एज इट इज अपनी जो कंडीशंस थी या एज इट इज जो उसका स्ट्रक्चर था उसमें वापस मिल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे रिन्यूएबल। दूसरा बोलता है बायोटेक। बायोटेक का मतलब होता है जिसमें लाइफ होती है,
या तो जिसमें आपको ग्रोथ दिखती है, या हम लोग इसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्लो का मतलब ये जो कंटिन्यूअसली चलता रहे उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो कम समय में दोबारा कभी वापस ना आ पाए, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है भाई। तो आपको जब ऑप्शन के बारे में पता चल जाएगा तो आप आंसर आसानी से 100% सही टिक कर पाएंगे दोस्तों। तो आंसर अब आप ही बता दीजिए भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए सर यहां पे? तो आंसर होना चाहिए यहां पे नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि एक बार ये गया तो ये वापस यहां पे नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से एक तो एमसीक्यू था, मगर कॉन्सेप्ट जो थे वो बहुत सारे थे। इसीलिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है वो जाना जाता है इसी नाम के लिए कि जो भी आप बात करेंगे वो ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कम समय में वापस ना आ पाए। बट सर एक बात और बताइए कि ये जो आयरन ओर है, आयरन ओर से आयरन कैसे बनेगा, स्टील कैसे बनेगा, और क्या क्या चीजें चाहिए यहां पे? तो चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए और स्टील बनाने के लिए आपको बेसिकली दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कोल की जरूरत पड़ेगी और दूसरा जो है वो पड़ेगी लाइमस्टोन की। चलिए, अब कोल कितने टाइप के होते हैं सर? तो वो 4 टाइप के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और नंबर डी जो है वो हो गया हमारे पास पीट। इंडिया में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में से एंथ्रासाइट और बिटुमिनस तो नहीं है, बट हमारे यहाँ लिग्नाइट और पीट इजीली अवेलेबल है, ठीक है भाई। चलिए, सबसे अच्छा जो एंथ्रासाइट है, जो कोल है, कहां मिलेगा सर? तो वो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है भाई। अब ये लाइमस्टोन भी यूज होता है आयरन के बनाने में, तो इसको आयरन और से आयरन बनाने को बोलते हैं हम लोग यहां पे दोस्तों आयरन स्मेल्टिंग, ठीक है भाई। जो कि किस में होता है सर? जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने आयरन ओर के साथ जो भी स्ट्रक्चर होता है, जिस भी तरीके से इसको बनाया जाता है, ये सब हम लोगों ने यहां पे समझ लिया। जिस भी कंट्री में आयरन ओर अच्छा खासा है उसकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि आयरन से ही इंडिया या किसी भी कंट्री का क्या बन सकता है? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी कंट्री का सर्वाइवल आसान नहीं है। तो जितने भी आज डेवलप्ड नेशन बने हुए हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं बेस में क्या है भाई? आयरन है। इसीलिए तो वो आज ग्रो करते चले जा रही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोगों ने डिटेल्ड फॉर्म में पूरा डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। क्या कहता है ये? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल एनर्जी को किस टाइप की रिसोर्स में आप यहां पे रखना चाहते हैं? बट मैं तो कह रहा हूं भाई आप किसी में भी रख दीजिए, बट आप जो आंसर दे रहे हैं उसके पीछे कोई ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। चलिए, सबसे पहले बोलता है रिप्लेनिशेबल, ठीक है। रिप्लेनिशेबल को इजी लैंग्वेज में बोलता हूं मैं रिन्यूएबल। अब ये रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है सर? वो सारी चीजें जो कम समय में आपके पास दोबारा आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें कम समय में आपके पास वापस आ जाती है, इसीलिए हम लोग इसको रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल बोलते हैं। चलिए, दूसरा बोलता है ह्यूमन मेड। हम लोग जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस पे अपनी स्किल और नॉलेज का यूज करके क्या कर सकते हैं? हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सकते हैं। एबायोटिक का मतलब हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं सर नॉन लिविंग, मतलब जिसमें ना तो ग्रोथ हो सके ना वो डेवलप हो सके, ठीक है भाई। ये हो गई एबायोटिक। क्यों? क्योंकि बायोटिक के आगे ए लगा हुआ, ए का मतलब होता है लाइफ का ना होना, ठीक है भाई। अब नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब होता है जो कम समय में वापस आपके पास ना आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे नॉन रिसाइक्लेबल, या तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इसको इजी लैंग्वेज में नॉन
रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चलिए अब मेरे को आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सर कि अगर टाइड की बात हो रही है तो टाइड जो है वो हर रोज आती है। बट सर कितनी देर में आती है? तो टाइड जो है हर रोज 12 घंटे 25 मिनट के बाद आती है। दोस्तों इतनी बात मेरी याद रखेंगे क्या एग्जाम में? ठीक है, तो टाइड हर रोज आती है 12 घंटे 25 मिनट में, ये पहला फैक्ट। दूसरा, टाइड जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो हाई टाइड होती है और दूसरी जो है वो लो टाइड होती है सर। ठीक है, तीसरा, ये किस काम में आती है सर? तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसमें काम आती है सर। ये वाटर ट्रांसपोर्ट में कैसे काम आती है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर हाई टाइड है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर हाई टाइड है तो इस समय पे शिप्स को वापस सी में भेजा जाता है। आप धक्का मार के शिप को नहीं भेज सकते, तो जब हाई टाइड आएगी तब शिप को वापस भेजा जाएगा। मतलब शिप को भेजने के लिए हमें चाहिए हाई टाइड, ठीक है, और शिप को लाने के लिए हमें चाहिए सर लो टाइड। ठीक बात है, और शिप को बहुत दूर पार्क कर देना है भाई, ताकि अगर वो आए तो ऐसा नहीं हो कि पूरा पोर्ट तोड़ दे, ऐसा नहीं है। तो हार्बर में लाने के लिए हमें चाहिए लो टाइड। बट सर ये हाई टाइड और लो टाइड आती कितने दिनों में? तो बेटा आप याद रखिएगा, हर 15 दिनों में हाई टाइड आएगी और हर 15 दिनों में लो टाइड आएगी। यहां तक के क्लियर है? सर ये टाइड जनरेट ही कैसे होती है ये तो हमें बताइए। चलिए, तो हम लोग यहां पे हाई टाइड और लो टाइड के जनरेशन को ही समझ लेते हैं। चलिए, लाल कलर से हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये सन बना लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाले कलर से हम लोगों ने हमारी अर्थ बना ली, ठीक है, और मान लेते हैं एक नए कलर से हम लोगों ने यहां पे मून बना लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि सर ये जो सोलार सिस्टम है ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है? सन पे डिपेंडेंट है। तो सन क्या करेगा? यहां पे फोर्स लगाएगा अर्थ को खींचने के लिए। तो एक बार तो मून बीच में आ गया, ठीक है भाई, और दूसरी बार मून जो है वो क्या हो गया सर? यहां पे पीछे हो गया। ओके, चलिए, तो सन क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली यहां पे अर्थ पे प्रेशर बना रहा है कि भाई मेरी तरफ आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, ठीक है। बट अर्थ सब कुछ तो नहीं खींच पाएगा, बट हमें पता है कि 70% अर्थ पे जो है वो वाटर है और 30% जो है वो लैंड एरिया है। तो अब यहां पे ये जो पुल हो पाएगा वो क्या हो पाएगा सर? सिर्फ और सिर्फ यहां पे वाटर हो पाएगा। तो एक लिमिट तक के तो ये खींचेगा अर्थ को बहुत तेजी से, बट यहां पे क्या होगा भाई? इसके बाद इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको छोड़ेगा वैसे ही यहां पे उथल पुथल हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे टाइड। क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पे टाइड। तो ये हाई टाइड और लो टाइड कितने दिनों में आएगी सर? 15 दिनों में आएगी। क्यों आएगी सर? क्योंकि मून में भी दो स्ट्रक्चर हमें पता है सर, एक तो होता है न्यू मून और दूसरा होता है यहां पे फुल मून। और इसमें जो चेंजेस है वो कितने दिनों में देखने को मिलते हैं? तो 15 दिनों में। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया कि हाई टाइड और लो टाइड हर 15 दिनों में आएगी? ये हमारे वाटर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। शिप का आना जाना जो है वो टाइड पे डिपेंड करता है। हाँ, एक और काम कर सकते हैं, इस टाइड से हम लोग टाइडल एनर्जी को भी बना सकते हैं भाई। टाइडल एनर्जी को कैसे बना सकते हैं सर? तो ये जो हाई टाइड लो टाइड आ रही है और हर दिन में जो 12 घंटे 25 मिनट में टाइड आ रही है, इससे क्या कर सकते हैं आप? यहां पे आपके पास जो इंजन है उसको क्या कर सकते हैं? यहां पे चला सकते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं? टाइडल एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई सर। एक एमसीक्यू, इतना सारा कॉन्सेप्ट। बेटा एग्जाम में अगर आपके पास टाइड वाला ही क्वेश्चन आ गया तो इतनी सारी बातें लिख देना, सीबीएसई वाला इन्विजिलेटर भी खुश। अरे वाह, क्या तो डेटा आया है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सर? अब आपने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, आंसर कौन बताएगा? तो आंसर तो हमारे सामने क्लियर दिख रहा है सर। इसका आंसर होगा सर रिप्लेनिशेबल, या तो वो बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या दोस्तों यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग, अगर आप इजाजत दे तो बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which one of the following is the main cause of the land degradation in the पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये देखिए सर कि पंजाब में सॉइल कहां से आ रही है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं सर। पंजाब में जो सॉइल आएगी, अगर मैं इंडिया को कुछ इस तरीके से बनाता हूं भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि पंजाब वाला एरिया यहां पे है,
ठीक है। अब मैंने कहा था आपसे कि हमारे पास 3 तरीके की रिवर चल रही है। इस तरफ जो रिवर जा रही है वो जा रही है कौन सी दोस्तों? इंडस, सतलज, झेलम, चेनाब, बीज, रावी। और ये जो रिवर्स सॉइल बनाती है उसका नाम दिया गया था सर एलुवियल सॉइल। और सर ये एलुवियल सॉइल कितने टाइप की होती है? तो एलुवियल सॉइल सर 2 टाइप की होती है। पहले को बोलते हैं हम लोग न्यू एलुवियम, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सर ओल्ड एलुवियम। न्यू एलुवियम को कहते हैं हम लोग दोस्तों यहां पे खादर, और ये जो ओल्ड एलुवियम उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। ठीक है। अब ओल्ड एलुवियम में एक खासियत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक नोड्यूल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पे? ठीक है। इजी लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं सर कैंकर्स। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पे ये जो खादर है न्यू एलुवियम, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होगी और ये अब पुरानी सॉइल हो जाएगी, इसलिए इसको ओल्ड एलुवियम कहा। तो पंजाब में जो सॉइल मिलने वाली है दोस्तों वो मिलने वाली है हमें एलुवियल सॉइल विद द हेल्प ऑफ दीस रिवर्स। और ये जो सॉइल होगी ये एक्सेस मिनरल रिच होगी, इसीलिए पूरे इंडिया का खाने की जुगाड़ पंजाब करता है। सर ये पंजाब नाम कहां से आया इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पंच प्लस आब। क्या बोलते हैं? पंच प्लस आब। पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी। तो जो 5 रिवर्स के थ्रू पानी आए जिस स्टेट में उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों पंजाब। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे? पंजाब। चलिए, अब इन्होंने बोला कि यहां पे जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यह होता है कि लैंड की क्वालिटी पहले अच्छी थी मगर अब जो है वो खराब होने लग जाए, उसका कारण क्या हो सकता है? तो सर ये तो बताइए कि पंजाब में कौन सी खेती करने वाले हैं आप? तो यहां पे आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग अगर जैसे ही सीजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के सीजन में हम लोग खेती करते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग खारिफ, दूसरा जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं राबी, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं जायद। मैंने आपको बताया था हीरो होंडा की एक गाड़ी आती थी जिसको हम लोग कहते थे दोस्तों करिश्मा। क्या बोलते थे? करिश्मा। मतलब के फॉर खरीफ, आर फॉर रॉबी एंड जेड फॉर जायद। ये तो याद रहेगा ना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ में सोइंग जो होती है वो लगभग जून जुलाई में होती है, और जो हार्वेस्टिंग होती है वो लगभग अक्टूबर में होती है। ठीक है भाई। चलिए, तो हार्वेस्टिंग कब हो गई सर? अक्टूबर में। अब ध्यान समझिएगा, मतलब मॉनसून क्योंकि पंजाब में बहुत एक्टिव नहीं है तो वहां पे बहुत ज्यादा खरीफ क्रॉपिंग की तरफ आप ना जाए, राबी क्रॉपिंग की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि पंजाब में बहुत अच्छा कैनाल सिस्टम है। ठीक है, ओके। कैनाल सिस्टम से क्या हो सकता है सर? खेतों में बहुत अच्छा इरिगेशन हो सकता है। बट एक्सेसिव वाटर अगर आ जाएगा वहां पे तो क्या हो जाएगा? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव फ्रॉम दैट एरिया, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो ये कहानी समझ में आई क्या पूरी कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या हो सकता है सर? तो वो इरिगेशन हो सकता है। मगर इरिगेशन तो अच्छा होता है, तो गलत क्या होता है? तो सर ओवर इरिगेशन जो होता है वो गलत होता है, क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हम लोगों को टिक द करेक्ट आंसर करना है दोस्तों। तो यहां बोलता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब ये सर इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। चलिए, अब यहां पे बोलता है इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग अपने खुद के लिए खेती करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है। दूसरा बोलता है डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ों को काटा जाए तो पंजाब में पेड़ काटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि फॉरेस्ट वहां पे ज्यादा है नहीं। ओवर इरिगेशन, ये एक मेन रीजन होगा। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग पंजाब में नहीं होती। ओवर ग्रेजिंग किस तरफ हो सकती है? माउंटेनियस रीजन में हो सकती है, मतलब हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, उत्तराखंड में हो सकती है, ये सारी जगह पे हो सकती है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? कि यहां पे पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन रीजन है वो इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ओवर इरिगेशन
है और ओवरग्रेजिंग नहीं है। तो ये 3 क्यों नहीं है, ये रीजन हमें बहुत क्लियर हो गया। चलिए तो हम लोग आंसर पे जाते हैं। सर आंसर बताइए क्या है? तो आंसर जो है वो ओवर इरिगेशन है। क्या यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन भी बना रहे हैं और पूरे जो यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी यहां पे समझते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? किस स्टेट में आप टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं? तो सर आप तो सबसे पहले बताइए, ये जो यहां पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या ऑप्शन ये सही है? अब देखो, सबसे पहले आपको इंडिया का जो ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा मैप। अगर मैप याद नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई हमारे पास। ठीक है, चलिए अब अगर मान लेते हैं इंडिया को हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलो अब बात क्योंकि इस तरफ की हो रही है और यहां पे इस तरफ की हो रही है, चलिए मान लेते हैं। आप बोला इनने उत्तर प्रदेश, ये मान लेता हूं मैं उत्तर प्रदेश इधर, ठीक बात है। अब हरियाणा, ये हरियाणा इधर मान लेता हूं भाई। प्लेन एरिया ऑफ द पंजाब इज नोन एज हरियाणा। इसके ऊपर हो गया दोस्तों यहां पे पंजाब, और जो उत्तराखंड है ये इसके ऊपर हो गया, तराई रीजन जो है उत्तराखंड, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लगाइए भाई, ये ऑप्शन दे दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब बोलता है टेरेस कल्टीवेशन कहां हो सकते हैं? तो सर टेरेस कल्टीवेशन के लिए सबसे मैंडेटरी जो है वो क्या है दोस्तों, यहां पे माउंटेन्स और हिल्स। बट एक बात बताओ सर कि ये माउंटेन्स और हिल्स तो एक जैसे लगते हैं, समझ में ही नहीं आता सर कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम। अब देखो दोनों ही माउंटेन और हिल्स में कॉमन बात जो है वो है उसका एल्टीट्यूड। अब सर ये एल्टीट्यूड तो आपने और कठिन बता दिया, एल्टीट्यूड का मतलब ही नहीं पता हमें। एल्टीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों हाइट, ठीक है। अब ये तो पता है, ये मत बोलना कि यार हाइट नहीं पता। चलिए जो लगभग 900 मीटर से कम होंगे उसको हम लोग बोलते हैं हिल्स, और जो 900 मीटर के ऊपर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। तो पंजाब में क्या भाई, पंजाब में माउंटेन नहीं है, हरियाणा में माउंटेन नहीं है, उत्तर प्रदेश में माउंटेन नहीं है। अब बताओ टेरेस फार्मिंग कहां करोगे? तो सर एक ही जगह बची, उत्तराखंड, ठीक है, ओके। अब टेरेस फार्मिंग में होगा क्या सर, इस तरीके से पहाड़ों को काटा जाएगा और यहां पे टेरेस फार्मिंग होगी। टेरेस फार्मिंग क्यों होगी और क्या लगाया जाएगा इसमें? तो चले, टेरेस फार्मिंग वहां पे होगी जिस चीज को यहां पे लगाया जाएगा उसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें पानी ज्यादा आ गया तो वो जो पेड़ है वो यहां पे खराब हो जाएगा और गल जाएगा दोस्तों। इसीलिए टेरेस फार्मिंग माउंटेन्स को काट के की जाती है। चलो यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे। तो सर किसका कल्टीवेशन करना चाहेंगे? सर यहां पे टी का कल्टीवेशन करना चाहेंगे, बट उत्तराखंड में टी नहीं लगाई जाती है, ये मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड में टी नहीं लगाई जाती है। तो सर कहां लगाई जाती है? तो सर ये लगाई जाती है यहां पे सिलीगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में, आसाम में और दार्जिलिंग में। चलिए यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर। तो टी यहां पे लगाई जाती है, ओके। सर टेरेस फार्मिंग तो आपने समझा दी। अब उत्तराखंड में टेरेस फार्मिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, मगर उत्तराखंड में टी का कल्टीवेशन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब ये पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्यों नहीं है, समझ में आ गया। तो क्योंकि टेरेस कल्टीवेशन जो है वो कहां पे हो सकता है सर? माउंटेनियस रीजन्स में हो सकता है या हिल्स में हो सकता है, इसीलिए यहां पे आंसर उत्तराखंड होगा। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आप ऑप्शन लिख रहे हैं उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है, दिमाग में ये बात याद रखिएगा। तो यहां पे यही सिखाया जा रहा है आपको कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ दे रहे, हवाबाजी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और रट्टाफिकेशन तो काम ही नहीं आने वाला है। सीबीएसई के सामने रट्टाफिकेशन काम नहीं करता। चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर बता दीजिए हम लोगों को। आंसर देखिए क्या होगा भैया, उत्तराखंड होगा। कॉन्सेप्ट की बात करिए मैंने आपके साथ। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? अब दिमाग लगाइए, ब्लैक सॉइल के लिए सर आपने यह बताया था कि जहां पे जनरली वॉल्केनिक इरप्शन होगा, मैग्मा ठंडा होगा, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होगी और रॉक्स धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे यहां पे सॉइल में। तो ये कहां मिलना चाहिए सर? इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ये मैप बनाना पड़ेगा भाई। चलिए मैप बना के ज्यादा अच्छे से समझ में आता है सर। ये वाला एरिया,
ये सदर्न इंडिया है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इसको मैं यहां से यहां तक के मान लेता हूं वेस्टर्न घाट्स। इस वाले एरिया को मान लेता हूं मैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक बात है। चलिए, मतलब ये जो दोनों रीजन है ये कोस्टल रीजन है। सर एक बात तो बताओ मुझे कि ये साउथ और नॉर्थ को डिवाइड कैसे करते हैं? तो भैया साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक रिवर अवेलेबल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, यहां से समझिएगा। ये जो रिवर जा रही है यहां तक के मैं रखता हूं इसको बोलते हैं नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के एक तरफ है सतपुड़ा और एक तरफ है विंध्याचल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब ध्यान समझिएगा। तो ये कोस्टल रीजन के पास में क्यों? क्योंकि यहां पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये थोड़ी सी कमजोर होती है। क्या होती है दोस्तों? यहां पे कमजोर होती है। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने के कारण यहां पे क्या हो सकता है सर, ध्यान से समझिएगा, यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन जो है बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है भाई, जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो इस जगह को हम लोग कहेंगे दोस्तों यहां पे वेंट, और जिस जगह से निकलेगा इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे क्रेटर। ठीक है भाई। चलिए, अब ये यहां से बाहर निकलता है। चलिए भाई, ये निकल गया। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों यहां पे लावा, और ये जब बाहर निकल जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे यहां पे मैग्मा। ठीक है, मैग्मा सेटल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये कहां से आ रहा है सर? तो ये वेंट से आ रहा है, और वेंट में जो टेम्परेचर है लगभग कितना है, 2500 डिग्री सेल्सियस है, जो कि यहां पे क्या कहलाएगा दोस्तों, अर्थ का कोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्थ का कोर कहलाएगा। ये बाहर निकल गया भाई यहां पे। अब इस पे वेदरिंग होगी। अब ये जो वेदरिंग होगी दो टाइप की होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी और दूसरी जो है वो केमिकल वेदरिंग होगी। ठीक है भाई, इसके कारण ये जो मैग्मा रॉक्स में कन्वर्ट हुए हैं ये कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे करके मिलियन ईयर्स में सॉइल में, और ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। तो क्या गुजरात में मिलेगा? हाँ सर, गुजरात में ब्लैक सॉइल मिल सकती है। अब गुजरात में अगर ब्लैक सॉइल मिलेगी तो ये किस में रिच होगा सर? तो ये होगा सर ये कॉटन में रिच। ठीक है, ये कॉटन का हैवी प्रोडक्शन करेगा, और इस सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेगर सॉइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहां पे हम लोग रेगर सॉइल। मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? तो इसमें क्या होगा सर? लैक ऑफ ह्यूमस होगा। क्या होगा? लैक ऑफ ह्यूमस। और अगर मान लेते हैं समर सीजन आ गया तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्या मिलेंगे सर यहां पे? तो बहुत बड़े बड़े हमें यहां पे क्रैक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? यहां पे क्रैक्स मिलेंगे। तो क्या सिर्फ सर ये कॉटन के लिए अच्छा है? नहीं, ये कॉटन के लिए अच्छा है, इसके अलावा ये शुगर केन के लिए भी अच्छा है और ग्राउंडनट के लिए भी अच्छा है। ठीक है भाई, ओके। तो यहां तक के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर कि ब्लैक सॉइल कहां मिलेगा? तो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट्स है उसमें इसके मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सर ये एमपी में भी मिल जाती है, बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स के थ्रू या तो विंड इरोजन के थ्रू ये सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रेवल कर सकती है। मगर मेन जो इसका हब होगा वो मेनली होगा गुजरात। गुजरात के अलावा इसका हब होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है ना, इसको हम लोग यहां पे सौराष्ट्र भी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? यहां पे सौराष्ट्र। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने समझी कि ये जो ब्लैक सॉइल है वो कहां मिलेगी सर? कहां मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं सर, जम्मू एंड कश्मीर में तो कौन सी सॉइल मिलेगी? चलिए, ये कॉन्सेप्ट का जो पूरा सिस्टम है वो बन गया क्या? चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहली फुर्सत में भाई, एग्जाम में यही काम आने वाला है। क्योंकि तो जम्मू एंड कश्मीर, तो भाई ये जो ऑप्शंस है ये दिमाग में रखना चाहिए, बट क्वेश्चन के साथ में आंसर कितना मैच कर रहा है ये आपका नॉलेज और ये आपकी
जो स्किल्स है वो चेक करता है कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितने परसेंट पे आप पहुंच पाते हो। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। हम लोग अब आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम लोग मैप के हिसाब से देखें तो इंडिया के मैप के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर यहां आ गया दोस्तों। ठीक है, ये लद्दाख आ गया। ठीक है, लद्दाख आ गया। ओके, तो ये वाला जो रीजन हो गया वो हमारा नॉर्थ इंडिया का एक्सट्रीम रीजन हो गया है। ठीक है भाई, ओके, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। ओके, अब गुजरात जो है वो इधर आ गया। चलो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। सर कभी कभी हम लोग जब मैप बनाते हैं तो समझ में नहीं आता कि नॉर्थ कहाँ ले और यहाँ पे साउथ कहाँ ले। तो नाक की सीध में हमेशा नॉर्थ रखा करो। क्या करा करो, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ तो नाक की सीध में हमेशा नॉर्थ होगा। ठीक है, राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा और नीचे जो है वो साउथ होगा। ये बात एग्जाम तक के मेरे दोस्तों याद रखिएगा। चलिए, तो अब यहां पे क्या हो गया सर, यहां पे ये गुजरात हो गया। ठीक है भाई, और अगर राजस्थान की बात करें तो इसके ऊपर यहां पे ये राजस्थान रख दिया सर हम लोगों ने। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड सर हम लोगों ने यहां पे रख दिया। ठीक बात है। चलिए, तो अब एक बात समझ में आ गई कि ये जो ब्लैक सॉइल है वो वोल्केनिक इरप्शन के कारण ही लंबे समय तक के जो यहां पे वेदरिंग होती है उसके कारण बनती है। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर तो आपका आंसर नहीं हो सकता, पहली बात, इसको कैंसिल करो। झारखंड हो नहीं सकता। राजस्थान जो है वहां पे एरिड सॉइल होती है। क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, एरिड सॉइल। और वहां पे जो फॉरेस्ट होता है उसको टॉर्नी फॉरेस्ट हम लोग कह सकते हैं। तो आंसर क्या बचा सर हमारे पास, बचा सर सिर्फ गुजरात। क्या बचा दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ गुजरात। तो चलिए भाई, तो आंसर बता दीजिए हमें क्या होना चाहिए सर, तो गुजरात होना चाहिए। ठीक है ना भाई। अब वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये बात भी याद रखनी है। और उसकी हाइट कितनी है दोस्तों यहाँ पे, चलो भाई जल्दी से बता दो हाइट कितनी है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है। अरे यार आप लोग इतना लेट करोगे तो कैसे काम चलेगा, फटाफट बताना चाहिए आंसर। सर 182 मीटर है। क्या है, 182 मीटर। कौन सी रिवर के किनारे है सर, तो वो नर्मदा रिवर के किनारे है। बोलो हाँ या ना। ठीक बात है, किसकी है सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, क्योंकि उनने 565 रियासतों को मिलाने का काम किया था और उस समय के वो होम मिनिस्टर भी थे, इसीलिए उनको यहां पे एक अच्छी जगह पे क्या करा भाई, एस्टैब्लिश करा, एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट थे जो मैंने आपको यहां पे बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगर आप इजाजत दे तो। स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको 30 वर्ड्स में लिखने हैं। सर जब एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो कंफ्यूजन बहुत सारी रहती है कि कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितनी लाइन लिखनी है। तो बेटा 30 वर्ड्स का तो यहां पे ये समझ में आ रहा है सर 30 वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इतिहास रचने वाले हैं। 10th का रिजल्ट आपको बहुत शानदार आने वाला है। टारगेट रखा गया 80 आउट ऑफ 80 का। तो इसके लिए क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन का आंसर का जो आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर कितनी लाइन में ये आंसर हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए मेनली 3 लाइनों में। कितने में होना चाहिए, 3 लाइन। और मैक्सिमम जो है वो 4 लाइन में होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है दोस्तों वो होना चाहिए यहां पे इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट इसके बाद होना चाहिए यहां पे कंटेंट रिलेटेड टू द टॉपिक, और जो लास्ट बच जाता है वो बच जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है इन योर ओन वर्ड्स आप दे सकते हैं। आपकी जानकारी के हिसाब से आपको जो भी पता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ यहां पे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है जब विजय ठाकरे आपके साथ। चलिए यहां पे समझिएगा आंसर क्या होना चाहिए। 3 स्टेट के नाम बताइए। तो 3 स्टेट होंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब क्यों होंगे ये भी आपको क्लियर हो गया है भाई। चलिए तो हमें ये समझ में आ गया है कि जो महाराष्ट्र है वो यहां हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र, उसके जस्ट बगल में हो गया मध्य प्रदेश और उसके जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़। तो अब मैं बोलता हूं इंडिया के सेंट्रल रीजन में क्या मिल सकती है सर, आपको ब्लैक सॉइल मिल सकती है, जो कि किस क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है, तो सर वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। और इस ब्लैक सॉइल को एक और नाम से बताइए सर, तो इसको हम लोग यहां पे रेगर सॉइल भी यहां पे कहते हैं। बट क्या इसमें कुछ और नहीं लगा सकते सर, लगा तो सकते हैं। चलिए इसके अलावा क्या लगा सकते हो सर आप, तो यहां पे शुगर केन भी लगा सकते हो,
ग्राउंड नट भी यहां पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये आप एक्सटेंशन कर सकते हो इस आंसर का, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 30 मार्क्स वाला 30 वर्ड्स वाला जो है वो क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास। अब तो सर क्वेश्चन ये दिमाग में रखिए कि भाई ये रिवर डेल्टा होता क्या है और डेल्टा कहां कहां बनते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग समझे। ये डेल्टा कहां कहां बनते हैं, तो मेनली हमारे यहां जो रिवर फ्लो है वो है ज्यादा से ज्यादा वेस्ट टू ईस्ट के तरफ की, और यहां जो इस जगह पे है यहां पे मैक्सिमम बनते हैं दोस्तों डेल्टा। क्या बनते हैं? डेल्टा, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये बोलता है डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये हो गया हमारा दोस्तों, ये वाला जो साइड हो गया इसको हम लोगों ने बोला यहां पे ईस्टर्न कोस्ट। क्या बोला दोस्तों यहां पे? ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और यहां पे जो घाट्स है इसको बोलेंगे हम लोग ईस्टर्न घाट्स। चलिए आगे बोलता है, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। इन सॉइलों के 3 मेन फीचर्स यहां पे बताइए। चलिए हम लोग समझते हैं भैया 3 मेन फीचर्स के साथ। तो यहां एलुवियल सॉइल मिलेगी। एलुवियल सॉइल वहां मिलेगी जहां पे रिवर का फ्लो हो और मिनरल रिच हो। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। कौन सी सॉइल मिलेगी दोस्तों यहां पे? एलुवियल सॉइल। 3 फीचर क्या है एलुवियल सॉइल के? एलुवियल सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल होती है, ठीक है। क्यों होती है सर? क्योंकि ये हर साल रिचार्ज और रिन्यू होके आती है। जब ये हर साल ये रिचार्ज और रिन्यू होके आएगी तो इसको क्या नाम देना है सर? जल्दी से बताइए। आपने बताया था सर वन शॉट में। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियम, या तो इसको हम लोग बोलते हैं सर यहां पे खादर। क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर, जो कि मिनरल रिच होती है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है सर यहां पे। चलिए भाई, इतनी बात याद हो गई दोस्तों, आगे बढ़े। और जो दूसरा टाइप होता है जो पुरानी सॉइल हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एलुवियम, जिसको हम लोग बोलते हैं बांगर, ठीक है भाई। ओके, यहां तक के क्लियर है। ये रिच होती है एक समय पे कैल्शियम कार्बोनेट में, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स, ठीक है भाई। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, व्हीट एंड पैडी। यहां पे तीनों चीज लगाई जा सकती है, शुगर केन, व्हीट और पैडी, ठीक है। तो व्हीट कब लगाना है दोस्तों? यहां पे राबी सीजन में लगा रहा है। पैडी कब लगाना है सर? यहां पे खरीफ सीजन में लगाना है। खरीफ में क्यों लगाना है सर? क्योंकि इस समय पे हमारे यहां मानसून आएगा, ऑनसेट ऑफ द मानसून रहेगा, इसीलिए ये यहां पे लगाना है, ठीक है। और शुगर केन भी लगभग जो है इसी सीजन में आप लगा सकते हो, ठीक है। The region of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो रीजन है alluvial soil का वो इंटेंसली कल्टिवेटेड है, मतलब मैक्सिमम खेती इस जगह पे हो सकती है, अपने लिए भी खेती कर सकते हो, और यहाँ पे चाहो तो कमर्शियलाइजेशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप, वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। और वो इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है सर। तो ये जो डेंसली पॉपुलेटेड है इसका मतलब क्या हुआ सर? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दिल्ली की सबसे ज्यादा होगी, है ना। और यहां पे अगर हम लोग बात करें कि सियाचिन की जो डेंसिटी है दोस्तों वो कम होगी। ये क्लियर हो गया है क्या? चलिए, तो यहां पे ये समझ में आ गया सर, जो हमारी सॉइल है, जो एलुवियल सॉइल है, वो हमारे लिए सोना है और वो हमेशा प्रोडक्टिविटी के साथ में बहुत सारी चीजों को यहां पे प्रोड्यूस करने में हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। अब हिली एरिया जो है वो कहां कहां पे इंडिया में है, ध्यान से समझिएगा। तो ये इधर से हम लोग मान लेते हैं सर, ये लद्दाख, ये मान लेते हैं सर ये वाला जो एरिया है लद्दाख, ठीक है भाई। अब ये लद्दाख से लेके ये यहां तक के, यहां तक के, चलिए। तो ये वाले जो एरिया है लगभग मैं मालूम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इधर हिमाचल प्रदेश,
इधर उत्तराखंड, ठीक है। तो ये वाले एरियाज में अगर आप खेती कर रहे हैं तो यहां पे जो सॉइल इरोजन होगा इसको रोकने के लिए आप क्या करें। तो इस वाले एरिया में तो सर आपने बोला था कि सर टेरेस फार्मिंग करेंगे तो काम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग यहां पे। और क्या क्या आप कर सकते हैं इसके लिए, इन हिली एरिया सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लोइंग अक्रॉस कॉन्टोर लाइंस, ठीक है। कॉन्टोर लाइंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसी सेम साइड में क्या करना है, प्लो करना है जिस तरफ से हवा चल रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि यहां पे जो ये चीज लगाई है वो बच जाएगी, हवा इसके ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्टोर प्लोइंग के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो यहां टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग कुछ इस तरीके से होगी दोस्तों, जितना पानी रिक्वायर्ड होगा उतना रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद ये ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे ये हम लोगों ने पेड़ लगा दिए, और मेनली टेरेस फार्मिंग जो है वो टी के लिए फेमस है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और आसाम जो है इसके लिए फेमस है दोस्तों। चलिए अभी हम लोगों ने लगा दिया भाई इस पे, अब ये पानी बहेगा तो इसको जितना रिक्वायर्ड होगा वो, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से पानी इस पे से बहता रहेगा। ज्यादा पानी अगर होल्ड कर लिया इसने, मतलब मॉइस्चर ज्यादा हो गया, तो ये प्लांट जो है ये यहां पे खराब हो सकता है, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग एक टेक्निक हो गई। नेक्स्ट जो होती है वो होती है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस में क्या करना है दोस्तों, यहां पे चलो ध्यान से समझते। ये लगा दी हम लोगों ने, मान लेते हैं ग्रास, और इसके जस्ट बाद हम लोगों ने लगा दी दोस्त यहां पे क्रॉप। तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये ग्रास पे पड़ेगा, और जो क्रॉप है वो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां पे सेफ हो जाएगी, ठीक है। ग्रासेस टू चेक द सॉइल इरोजन बाय द विंड एंड द वाटर। तो विंड और वाटर से बचने के लिए हमारे पास हिली एरियाज में तीन चीजें हैं, कॉन्टोर प्लोइंग है, दूसरा टेरेस फार्मिंग है, और तीसरा जो है वो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस है। क्या है दोस्तों, यहां पे स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस है। तो कॉन्टोर, टेरेस और आपकी जो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस है, ये बचाएगी आपको विंड एंड वाटर से क्रिएट होने वाले सॉइल इरोजन को। किसको दोस्तों, सॉइल इरोजन को। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बोलता है व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। हमें पता है जिस भी चीज में लाइफ होती है उसको बायोटिक बोलते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक। हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में लिविंग और नॉन लिविंग भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और बायोटिक में आपको जनरली ग्रोथ देखने को मिलेगी, एबायोटिक में आपको ग्रोथ देखने को यहां पे नहीं मिलने वाली है। तो ये तो हम लोगों ने सर वन शॉट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट सीबीएसई वाले तो बोल रहे हैं भाई आप जो बोल रहे हो वो लिख के भी तो दिखाओ। लिख के दिखा देंगे सर, आता तो हमें सब कुछ है। चलिए, तो कॉन्फिडेंट होके आंसर देना चाहिए हमेशा, और आपको जो आता है वो बेस्ट नॉलेज है दोस्तों। बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो, पड़ोसियों पे ध्यान मत दिया करो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका दिमाग ही आपका सब कुछ है, ठीक है ना भाई। और दिमाग और आपकी जो पेन है इसकी कनेक्टिविटी बना के रखिए, आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए समझते हैं। The resources which are obtained from the biosphere, कहां से मिलेगा सर, ये यहां पे बायोस्फीयर से मिलेगा। सर इसके अलावा भी कुछ स्फीयर होते हैं क्या, हाँ होते हैं ना सर, लिथोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। चलिए, एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड एज द बायोटिक रिसोर्सेज। जो बायोस्फीयर में आपको जितनी भी रिसोर्सेज मिलने वाली है वो सब कुछ जो है वो क्या है सर, यहां पे बायोटिक रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो सर ये एनिमल प्लांट्स को कुछ और नहीं लिख सकते क्या, हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। समझिएगा, अगर एनिमल्स को आप लिखना चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं फौना किंगडम। क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहां पे, फौना किंगडम। और यहां अगर मान लेते हैं प्लांट्स के बारे में बताना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप फ्लोरा किंगडम। ओके, चलिए। और सर ये जो बायोस्फीयर है इसका मतलब क्या होता है, बायो प्लस स्फीयर। बायो का मतलब ही होता है जिसमें लाइफ होती है, तो लाइफ का जो एक स्फीयर शेप है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वो जगह जहां पे बायोटिक रिसोर्सेस मिलती है। दो टाइप की ग्रोथ के लिए आपको रिसोर्सेस मिलती है, पहला मिलता है एनिमल्स और दूसरे मिलते हैं दोस्तों यहां पे प्लांट। अब यहां पे बायोटिक के आगे लग गया ए, मतलब बिना लाइफ के।
तो बिना लाइफ के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसको बोलेंगे एबायोटिक। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे? एबायोटिक। द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ऐसी रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बनी हुई है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे एबायोटिक रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल वाटर, मिनरल्स, मेटल, विंड, सोलर एनर्जी, ये सारी की सारी चीजों में कोई भी ग्रोथ नहीं है और इससे हमारे कोई भी इमोशंस जुड़े नहीं हुई है। ठीक है, क्यों भाई? तो अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो हमारा इमोशन जुड़ा रहता है। प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं तो हम लोग उसको संभाल के रखते हैं, संजो के रखते हैं, बट इनसे हमारा कोई भी नाता रिलेशन नहीं है। तो ये रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग यहां पे? एबायोटिक रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे? एबायोटिक रिसोर्सेज। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर क्लियर। चलिए गाड़ी बढ़ाते हम लोग आगे। आ गया है भैया सबसे धमाकेदार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये 120 वर्ड्स के 120 वर्ड मतलब लगभग 10 से 12 से 15 लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन के बारे में। बट क्वेश्चन तो बताइए सर क्या है, उसके बाद लिख लेंगे। आता तो हमें सब कुछ है, ठीक है ना। गिरते हैं शेर सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो डरने का नहीं है, जो घुटनों के बल चल रहे हैं उसको डर ही नहीं है। हम लोग जो शेर है वो खड़े होकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है। किस चीज का सर? तो हमने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उसका हमें नॉलेज है पूरा का पूरा। इसीलिए सीबीएसई का एग्जाम हमारे लिए बहुत छोटा मोटा एग्जाम है, इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न का मतलब होता है कि आप जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1962 61। तो कहानी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हमारे यहां जो ये जो लैंड यूज पैटर्न है वो अलग अलग तरीके से चेंज होता चला गया है। हमारे यहां पे लैंड का 70% इंडिया का आज भी एग्रीकल्चर यूज में जा रहा है। 30% जो एरिया बचा उसमें इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज है, ये सारी की सारी चीज है। मगर आज भी 70 या 70% से ज्यादा लोग जो है वो आज खेती पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए हमारी इकोनॉमी को बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास फॉरेस्ट, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। एक एवरेज मेजरमेंट के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से 33% जो है हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट होना चाहिए, जिसको की कंप्लीट करने वाला एक ही स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। बाकी सारे स्टेट इसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे। अब ये खासियत क्यों है मध्य प्रदेश? क्योंकि मध्य प्रदेश के पास एक लाइफलाइन रिवर है जिसको मैं बोल सकता हूं यहां पे नर्मदा, जिसके अगल बगल में सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज है, जिसमें अबंडेंस में क्या है दोस्तों यहां पे ग्रीनरी है। सर ये नर्मदा रिवर कहां से निकलती है? तो सर ये नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक के जाना पावा पहाड़ियों से। इतनी बात याद रहेगी। अब ये जो नर्मदा रिवर है सर ये कहां जाती है? तो ये गिरती है जाके गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में, और ये बनाती है दोस्तों यहां पे एस्चुरी। क्या बनाती है दोस्तों यहां पे? एस्चुरी। चलिए ध्यान से समझिएगा। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां जो लैंड रिसोर्सेज है उसको सबसे पहले हम लोगों ने किसमें चेंज किया भाई? किसमें? क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में लैंड लगभग हमारी 70 to 75% जो है वो आज लगी हुई है। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, अब एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें क्या करना पड़ेगा सर? आपको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये फॉरेस्ट क्लियर करना मतलब सीधा सीधा क्या हो गया सर? यहां पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं आप। और अभी का जो समय है वो क्या है सर? एफॉरेस्टेशन का है। और आप क्या कर रहे हैं यहां पे? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरा जो लैंड एरिया आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो है फॉरेस्ट लैंड। और फॉरेस्ट लैंड में भी आपने सर कहा कि ये 3 टाइप से होते हैं। पहले होते हैं रिजर्व्ड, दूसरे होते हैं प्रोटेक्टेड, और तीसरे होते हैं यहां पे अनक्लास्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो एरिया जहां पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल को क्या करना रहता है? फॉडर के लिए ले जाना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैस्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड। बट हमारे यहाँ आप ग्रेजिंग भी जो है वो ओवर ग्रेजिंग में कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि लैंड एरिया जो है वो पैस्चर का वो क्या बचा हुआ है सर? यहाँ पे मिनिमम बचा हुआ है। ये हमारे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक है। अब आखिरी में बचता है यहाँ पे वेस्ट लैंड। इस वेस्ट लैंड को भी मैं बोलता हूं यहाँ पे बैरन लैंड। क्यों बोल रहा हूं सर यहाँ पे इसको मैं बैरन लैंड? क्यों? क्योंकि यहां पे इस पे कोई भी फर्टिलिटी वाला काम नहीं हो सकता। मतलब क्रॉप जो है वो फर्टाइल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिनरल्स होना चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए वो यहां पे नहीं है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी यहां पे खत्म हो गई। वेस्टलैंड इंक्लूड्स, वेस्टलैंड में क्या क्या आएगा भाई?
रॉकी एरिया, एरिड एंड डेजर्ट। तो आपको ये याद रखना है, जो वेस्टलैंड है जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है वो या तो वो रॉकी एरिया होगा या वो तो एरिड एरिया होगा। एरिड एरिया इंडिया में कहां पे होगा दोस्तों? तो वो ज्यादा से ज्यादा सर ये राजस्थान में होगा। डेजर्ट इंडिया का जो है उसका नाम हो गया यहां पे सर थार डेजर्ट। एंड लैंड यूज फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस लाइक हाउसिंग, रोड, इंडस्ट्री, ये भी सारी चीजें क्या है, ये वेस्ट लैंड में कन्वर्ट की जाती है। तो क्वेश्चन ये समझ में आया कि लैंड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड और वेस्ट लैंड में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा अवेलेबल, द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया, मतलब एनएसए का ये सीधा सीधा मतलब होता है कितने एरिया में आज खेती हो रही है और प्रोडक्टिव खेती हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा दिया और भूल जाओ, लगाने के बाद उसमें आपको क्या मिल रहा है, अच्छे खासे क्रॉप्स भी मिल रहे हैं हार्वेस्टिंग के बाद। इंडिया अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया, एनएसए के हिसाब से, नेट सोन एरिया के हिसाब से आज 54% जगह पे जो क्या हो रही है, यहां पे खेती हो रही है। इफ द अदर देन करंट फैलो लैंड इज इंक्लूडेड, अगर अदर करंट फैलो लैंड को अगर और जोड़ दिया जाए, ये अदर करंट फैलो लैंड क्या है, जिसको खेती करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, उसको बोलते हैं अदर करंट फैलो लैंड। 22.5% इज द कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अब देखा जाए तो 22.5% जो है आज फॉरेस्ट एरिया में कवर करके रखा है, 3.45% जो है आज ग्रेजिंग के लिए छोड़ रखा है, द रेस्ट इज वेस्टलैंड विद ट्रेसेस ऑफ मिसलेनियस कल्टीवेशन। अब ये वेस्टलैंड हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो ये बाकी जो एरिया है वो किसमें चला गया, वेस्टलैंड में चला गया। तो इस तरीके से पूरे इंडिया की जो लैंड है उसका डिवीजन हो गया है और इस तरीके से यहां पे इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है दोस्तों। यहां पे चलो भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। इंप्रॉपर यूज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर फॉरेस्ट लैंड का प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है तब हैज लेड टू लैंड डिग्रेडेशन, मतलब फॉरेस्ट अब किसमें हो जाएगा भैया, लैंड डिग्रेडेशन एरिया में चला जाएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा डिफॉरेस्टेशन से भी कनेक्ट कर देता हूं। एंड मेड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिफिकल्ट, इसके कारण हम लोग यहां पे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंडिया में कुछ करा गया है क्या? हाँ करा गया है, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, जिसमें से 2 मूवमेंट आप लोग को याद रखने हैं दोस्तों। चलिए, पहला उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड का एक एरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग टेहरी, गढ़वाल, ठीक है। वहां एक एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जिनने की एक मूवमेंट चलाया जिसको बोलते हैं दोस्तों यहां पे चिपको मूवमेंट। एक ऐसा ही मूवमेंट साउथ इंडिया में चलाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे अपिको मूवमेंट, जो कि चलाया गया यहां पे पांडुरंग हेगड़े के थ्रू, ठीक है। इन दोनों में ही कहीं ना कहीं हम लोगों ने बात करी कि ये फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाता है, तो ये एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, अननेसेसरली कटिंग डाउन ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग, वहीं सेम जगह पे एनिमल्स को बार बार उसको पैस्चर लैंड पे ले जाना, तो ये ओवरग्रेजिंग हो गया। माइनिंग भी में क्या होगा भाई, माइनिंग में क्या करोगे आप, यहां पे चीजें तो क्या कर दोगे, ओपन अप करके रख दोगे, मगर यहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, सेलेनाइजेशन हो सकता है, एल्कलिनिटी ज्यादा बढ़ सकती है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके का डिसएडवांटेज है। क्वायरिंग करना एक्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द फॉरेस्ट। इन सब कारणों से हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट की ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे करके क्या होती चली जा रही है, यहाँ पे कम होती चली जा रही है। 10 लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज बाय ओनली अबाउट 4% सिंस 1960 से 61। अब यहां पे मैं एक सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूं, हमारे यहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ऐसी कंडीशन
जब हम लोग कंट्रोल ना कर पाए पॉपुलेशन को, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो लैंड की जो है वो डिमांड बढ़ गई, मगर लैंड तो उतना ही है और सप्लाई जो है वो कम हो गई। इसके कारण लैंड एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया बढ़ना चाहिए वो बढ़ने की जगह अब धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। एक और इसका साइड इफेक्ट बताता हूं, जो कोविड आया 2020 में लगभग आ चुका था हमारे यहां, तो ये 2020 में नहीं आया, ये आ चुका था यहां पे 2003 में सार्स नाम से, है ना। और हमारे यहां आता है 2020 में कोरोना नाम से, ठीक है। तो ये किसको अफेक्ट करता है, तो दोस्तों ये लंग्स को अफेक्ट करता है। सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता था इसको, अब ये हमारे आया कोरोना। क्या नाम आया भैया, कोरोना। तो ये म्यूटेंट कंटिन्यूअसली बना रहा है, इससे भी हमें बचना जरूरी है। इसीलिए फॉरेस्ट को बने रहने दो, उन वाइल्ड एनिमल्स को उनकी जगह पे रहने दो और आप लोग अपनी जगह पे सेफली रहें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है लैंड यूटिलाइजेशन का हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया, ये भी 120 वर्ड्स का है, बट क्वेश्चन को पहले समझेंगे और फिर हम लोग आंसर्स पे यहां पे स्विच करेंगे। How have technical and economic development led to more consumption of the resources? अगर हम लोग टेक्निकली बहुत डेवलप हो गए और इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो गए तो क्या रिसोर्सेज का यहां फुलर यूटिलाइजेशन होगा? हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा। जहां पे मिनिमम वेस्टेज होगा और मैक्सिमम आउटपुट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है और आपको यह सोचना होगा कि इस टेक्निकल नॉलेज को हम लोग कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारी कंट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़े, नेशन जो है वो एक डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ जाए। तो हम लोग यहां समझते हैं कि कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यहां पे अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोग यहां पे जो कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज से वो बढ़ा सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। इसके कारण जो है इक्विपमेंट जो है वो हमें मिल जाएंगे, मतलब टूल्स हमें मिल जाएंगे जिससे हम लोग किसी भी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पहली बात, As a result, production increases ultimately led to consumption of more resources. इसके कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है और कंजप्शन भी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। बट सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? बेटा गवर्नमेंट तो हमारी बहुत कुछ कर रही है बट हमें तो पता ही नहीं चलता ना सर। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, वो सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, या 8th और 10th तक के ही पढ़ पाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन करें। इनको क्या कहा जाता है सर? इनको कहा जाता है ITIs। क्या होता है ITI? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। सर ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? वोकेशनल का मतलब होता है यहां पे प्रैक्टिकल प्लस आपको थ्योरी दोनों का नॉलेज दिया जाता है। तो जनरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है हमारे यहाँ का, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने लाई है। अब उसके ऊपर तो इंजीनियरिंग है, वो बहुत सारी चीज है, बट बेस ग्राउंड पे जो काम हो रहा है सरकार वो कंटिन्यूअसली कर रही है। तो यहां पे यही बोला गया कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, मतलब टूल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपका यहां पे प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो ये पहली कहानी हुई। दूसरी कहानी पे हम लोग आते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री राइजेस द नीड ऑफ पीपल आल्सो राइजेस। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बनेगी तो वैसे वैसे लोगों की जो जरूरतें है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इट अगेन रिजल्ट इनटू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इसके कारण जो है वो रिसोर्सेज का कंजप्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बट हम लोग यहां पे बात करें कि इकोनॉमिक कंडीशन के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब ये काम करने को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे एक्टिविटीज।
चलिए, एक्टिविटीज दो टाइप की होती है सर यहां पे, पहली होती है इकोनॉमिक और दूसरी होती है यहां पे नॉन इकोनॉमिक। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिन कामों के बदले में आपको यहां पे क्या मिले भाई, पैसा मिले, क्या मिले, पैसा मिले, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला काम करना पड़ता है सर आपको चीजों को बनाना पड़ता है, विच इज नोन एज प्रोडक्शन। दूसरा, इस प्रोडक्शन के बाद इन चीजों का क्या करना पड़ेगा यहां पे, कंजप्शन। अब ये मुझे बताइए, यहां प्रोडक्शन करने वाला जो पर्सन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे यहां पे हम लोग प्रोड्यूसर, जो कि मार्केट में क्या करेगा, चीजों की सप्लाई करेगा, और सप्लाई उन चीजों की करेगा जिसके लिए आप डिमांड करेंगे। मतलब वो क्या करना चाहिए, आपकी नीड्स को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए ये जो स्टाइलस है किसी काम का नहीं है, मगर मैं नॉर्मल अगर आपको पेन दूंगा तो वो आपके काम का होगा, तो उस सारी चीजों की क्या होनी चाहिए, आपके लिए यूटिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, कंजप्शन, जो चीज बनाई गई है उसका इस्तेमाल हो। अब उसका इस्तेमाल होने के बाद वो जो खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा बनाने के लिए उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट, या तो हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों यहां पे कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए सर, यहां पे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आखिरी में क्या होना चाहिए सर, इसका एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी सही हो सकती है। बट और क्या करना पड़ेगा, तो हमें सर हमारी जो इकोनॉमी का सिस्टम है उसको सही करना पड़ेगा। अभी हमारा जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम से कैपिटलिस्ट की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो सकती है। क्या यहां पे कहानी क्लियर हो गई है दोस्तों आप लोगों को? ठीक है, तो ये आंसर के दो पार्ट थे भाई, एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और दूसरा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जस्ट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, यहां पे ये ट्रेड पे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ट्रेड का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए, ट्रेड का मतलब होता है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं बोलूं तो एक्सचेंज करना। क्या करना सर, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज किसका होता है जनरली सर, या तो गुड्स का होता है या तो यहां पे सर्विसेज का होता है। ठीक है भाई, गुड्स वो हर चीज जो टेंजिबल फॉर्म में होगी, और वो हर चीज जो नॉन टेंजिबल फॉर्म में होगी, विच कैन नॉट बी फील, विच कैन नॉट बी टच, वो हो गई सारी की सारी, वो हो गई आपकी नॉन टेंजिबल में। ठीक है, विच कैन नॉट बी फील, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच, इज नोन एज टेंजिबल। ठीक है, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर भाई? चलिए, अब एक्सचेंज क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना है भाई। चलिए ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे देश से दूसरे देश सामान बेचेंगे और हमारे देश से दूसरे देश में सामान आएगा। जब हमारे देश से दूसरे देश में ये सामान जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, और जब हमारे देश में आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है भाई, चलिए, बट फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल ट्रेड क्या होना चाहिए सर, एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट जो है वो कम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पे सरप्लस ट्रेड होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सरप्लस ट्रेड होगा, मतलब हमारा फायदा ज्यादा होगा और नुकसान यहाँ पे कम होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और इंडिया को इंडिया ना रह के सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पे? चले आगे बढ़ सकते हैं क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट, ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत आसानी से चीजों को बनाया जाए और बेचा भी जा सके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब हो सकती है जब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। इट हेल्प्स टू मेक और कन्वर्ट वेरियस मटेरियल फाउंड अराउंड अस इनटू द रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास आज मटेरियल अवेलेबल है उसको हम लोग रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। मैंने कहा कि आपको इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस करना जरूरी है, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना जरूरी है। इसके लिए मिनिमम करना पड़ेगा आपको वेस्ट
और मैक्सिमम करना पड़ेगा आपको यहां पे आउटपुट। ठीक है भाई, चलिए ऑफ न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज टू, तो जो भी चीजें हम लोगों को मिल रही है उसका रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हम लोग करना शुरू करें, तो इस तरीके से हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट किया। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। तो इस बात को याद रखिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला बस आपके रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने वाला है और नॉलेज को एनरिच करने वाला है। बट इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक दी हुई है, आप क्लिक करें और हमसे जुड़ जाए। और अगर कभी बातचीत करनी हो, कुछ डाउट हो या ऐसा कुछ लग रहा है कि सर हमसे नहीं बन रहा, हम आपसे बात करके ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इज डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।